बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 के नेशनल बुक फाउंडेशन की जो बुक है फिज़िक्स की, उसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। फेडरल बोर्ड के सिलेबस में पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक भी शामिल है और नेशनल बुक वालों की बुक भी शामिल है। तो लिहाजा टॉपिक तो तकरीबन सेम है दोनों में, लेकिन आप लोगों ने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के जो एक्सरसाइज प्लस नेशनल बुक फाउंडेशन की जो बुक है उसकी एक्सरसाइज दोनों आपने करना है, तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन हमें नहीं पता होता है कि जो बोर्ड वाले फेडरल बोर्ड वाले हैं वो ज़्यादातर एक्सरसाइज में से जो क्वेश्चन वो देंगे वो ज़्यादातर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से देंगे या नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक से देंगे। इसलिए इन दोनों बुक की एक्सरसाइज को पहले अच्छी तरह से करना है। टॉपिक बिल्कुल सेम है, टॉपिक आप पंजाब को आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज के हवाले से नेशनल बुक फाउंडेशन प्लस पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को दोनों को आपने फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आएंगे। स्टूडेंट के प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये फैसला किया कि क्यों ना हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के साथ साथ नेशनल बुक फाउंडेशन की जो फिज़िक्स है उसके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अपलोड करूँ। इसलिए इंशाल्लाह 9 और 10 लेवल पर मैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड प्लस नेशनल बुक फाउंडेशन की जो फिज़िक्स की बुक है उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और प्लस कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के वीडियोस बनाकर अपलोड करूंगा। और आपसे मैं तवक्को करता हूं कि आपने वीडियोस पूरा देखना है, वीडियोस शुरू से एंड तक पूरा आपने देखना है, तभी आपको फ़ायदा होगा, चीज़ें समझ आएंगी आपको। और इसके अलावा वाइट बोर्ड पर जो है ना नोट्स लिखा हुआ है उसको आपने याद करना है। पहले वीडियो को सही तरह सुनना है, फिर आपने यहाँ पर जो नोट्स है उसको आप याद करना है और फॉलो करना है। सो आज हम स्टार्ट करने लगे नेशनल बुक फाउंडेशन की जो फिज़िक्स की बुक है 9 क्लास की, उसके हम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1.1, फिजिक्स हैज़ मेड आवर लाइव्स कंफर्टेबल, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। फिजिक्स ने हमारी लाइफ को इंतहाई आसान कर दिया है। आपने इसको जस्टिफाई करना है, यानी कि आपने दलाइल के साथ आपने इसका जवाब देना है फिजिक्स ने हमारी लाइफ को कैसे आसान कर दिया है। सिंपलेस्ट इन्वेंशन है फिजिक्स का पुली। पुली को आप देखें, बड़े बड़े जो पत्थर है उसको एक बंदा पुली की मदद से ऊपर उठा सकता है, जबकि उस पत्थर को 1000 लोग भी मिलके उठा नहीं पाएंगे। उस पत्थर को एक सिंगल पर्सन पुली की मदद से वो ट्रैक्टर के ट्रॉली के अंदर लोड करता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एक सिंपलेस्ट इन्वेंशन है जो हमारी इतनी मदद कर रहा है। इसी तरह कुएं से पानी निकालने के लिए भी हम पुली को हम इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा बिजली है। बिजली के बगैर देखिए हमारी ज़िंदगी अधूरी है। अगर जिस दिन लोड शेडिंग हो, बिजली ना हो, तो उस वक़्त 70% बाज़ार की जो शॉप्स है वो बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि 70% जो काम है वो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हो रहे होते हैं, वो काम ठप हो जाता है। इसी तरह आपका पंखा चलता है, आपका रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न, ये सब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। और ये इलेक्ट्रिसिटी किसकी इन्वेंशन है? फिजिक्स की इन्वेंशन है। इसी तरह ट्रांसपोर्ट को आप देख लीजिए, पहले एक सिटी से दूसरी सिटी तक जाने के लिए या एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक जाने के लिए कई साल, यानी कि 10, 20, 30, 40 साल तक भी लगते थे, लेकिन अभी 2, 3, 5, 6 घंटे में पहुंच जाते हैं। क्यों? सालों का जो डिस्टेंस है वो अब हम घंटों में तय कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टर है फिजिक्स की इन्वेंशन। हवाई जहाज़ है, ट्रैक्टर है, व्हीकल्स हैं, मोटरसाइकिल है वगैरह, ये फिजिक्स की इन्वेंशन है जिसकी वजह से हमारी लाइफ आसान हो गई है। इसी तरह कंप्यूटर को आप देख लीजिए, कंप्यूटर के मार्केट में आने से पहले आप ज़रा इमेजिन करें जो क्लरिकल काम है कितने क्लर्क्स होंगे एक ऑफिस के अंदर, लेकिन अब हज़ारों क्लर्क्स का काम एक कंप्यूटर कर सकता है। आजकल उन टेक्नोलॉजीज़ के बगैर हमारी लाइफ, हमारी ज़िंदगी गुजर सकते हैं जिन टेक्नोलॉजीज़ में फिजिक्स के लॉज और प्रिंसिपल इन्वॉल्व है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। 80-90% हमारी जो लाइफ है वो चल रही है, ज़िंदगी का पहिया चल रहा है, वो उन टेक्नोलॉजीज़ की वजह से चल रही है जिनके अंदर फिजिक्स के लॉज इन्वॉल्व है। नाउ कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1.2, व्हाट बेस क्वांटिटीज आर इन्वॉल्व इन दीज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज? फोर्स, प्रेशर, पावर एंड चार्ज। दरअसल जो क्वांटिटीज गिवन है हमारे पास, फोर्स है, प्रेशर है, पावर है, चार्ज है, ये हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज है। हमने ये बताना है कि इन डिराइव्ड क्वांटिटीज के अंदर कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व है, यानी कि किन किन बेस क्वांटिटीज से मिलकर ये डिराइव्ड क्वांटिटीज
बनाई गई है। इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले हमें समझना होगा कि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती है और बेस क्वांटिटीज़ क्या होती है। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़, डिराइव्ड का मतलब अखज़ करना, यानी कि जितनी भी क्वांटिटीज़ है वो क्वांटिटीज़ जो बेस क्वांटिटीज से ली जाती है या वो क्वांटिटीज़ जो बेस क्वांटिटीज़ की कम्बिनेशन से बनती है, उन क्वांटिटीज़ को डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन बेस क्वांटिटीज़ हमने उसको डायरेक्ट चूज़ किया है, ये किसी और क्वांटिटी से नहीं बनी है। और जैसे कि बेस क्वांटिटी 7 है, 7 को हमने डायरेक्ट चूज़ किया, उन 7 क्वांटिटीज़ को हम बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। लेकिन उन 7 से मिलकर जो नई क्वांटिटीज़ बनती है उनको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। सो हम देख लेते हैं कि अगर फोर्स डिराइव्ड है तो ये बेस क्वांटिटीज से मिलकर बनी होगी। तो हम देख लेते हैं ये जो फोर्स है पहले नंबर पर, ये अगर डिराइव्ड क्वांटिटी है तो हम चेक कर लेते हैं ये किन बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी है। तो नंबर 1 मैं लिख देता हूँ फोर्स। यहाँ पे आप रफ यूज करें, इधर मैं रफ इस्तेमाल करता हूँ और मैं बार बार बताता रहता हूँ, रफ को आपने पेपर में शो करना है। फोर्स का हमें फार्मूला मालूम है, फोर्स का फार्मूला लिख रहा हूँ F=ma। ये जो फार्मूला है ये हमारे पास है न्यूटन सेकंड लॉ का रिजल्ट है। हम यूनिट नंबर 3 में ये पढ़ेंगे, तो यहाँ अभी आपने नहीं सोचना ये कैसा आया, लेकिन ये जस्ट याद रखना है, चैप्टर 3 में आप इसको डिराइव करेंगे। मास बेस क्वांटिटी की शक्ल में आ गया है तो मास को एज इट इज रखना है आपने, जबकि एक्सेलरेशन अब भी डिराइव्ड क्वांटिटी के फॉर्म में है। तो एक्सेलरेशन हमारे पास इक्वल होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो मैं इस फार्मूले के अंदर एक्सेलरेशन की जगह वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख देता हूँ। अब देखो टाइम भी बेस क्वांटिटी की शक्ल में आ गया है, मास भी पहले ही आ चुका है, तो मास और टाइम के साथ आपने छेड़ना नहीं है। अब हमारे पास है, हम इसको सॉल्व करेंगे वेलोसिटी को। वेलोसिटी इक्वल होगी, वेलोसिटी इक्वल है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखें जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ये भी हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। और अभी भी ये आपने डायरेक्ट याद करना है, ये नहीं सोचना ये कहाँ से आया, लेकिन चैप्टर नंबर 2 और 3 में ये फार्मूलाज आप प्रॉपर तरीके से आप डिराइव करेंगे और वहाँ पर आप पढ़ेंगे। अब इस v की जगह मैं v की वैल्यू रख सकता हूँ, तो यहाँ पे आप पुट करें m d/t डिवाइड बाई t। ये t नीचे डिनोमिनेटर में आके इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये t² बनेगा। तो F=md डिवाइड बाई t²। अब मैंने यहाँ पे रफ बनाया है, अब मैं यहाँ आंसर लिखने लगा हूँ। अब देखिए हमारे पास जो फार्मूला है लास्ट में, देखिए ये m क्या है, मास है, मास। डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, और t क्या है, टाइम है, एंड टाइम। आर इन्वॉल्व इन फोर्स, यानी कि फोर्स डिराइव्ड क्वांटिटी है जो कि बेस क्वांटिटीज मास, लेंथ और टाइम से मिलकर बनी। ये हमने प्रूफ कर लिया, यही आंसर है आपके पास। अब सेकंड नंबर पे हमारे पास है प्रेशर। प्रेशर प्रेशर का हमारे पास फार्मूला है, मैं यहां लिख देता हूं रफ के अंदर, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया। अब देखिए मैं दोबारा फोर्स का दोबारा शुरू से डिराइव नहीं करूंगा, क्योंकि फोर्स को यहाँ पे हमने सॉल्व किया हुआ है, मैं डायरेक्ट इसी को ही इस्तेमाल करूंगा। एरिया को मैं सॉल्व करूंगा, तो एरिया हमारे पास है लेंथ विड्थ। अब देखो ये लेंथ, विड्थ भी लेंथ है, ये भी लेंथ है। एक से ज्यादा लेंथ हो, ये एक से ज्यादा डिस्टेंस हो, तो हमने एक दफा लिखना है। तो इसको आप डायरेक्ट आंसर लिख दें। आंसर फोर्स, फोर्स का क्या है हमारे पास, मास। या मैं पहले देखो ये एरिया का लेंथ। अब एरिया किसे लिया है, लेंथ से। लेंथ और विड्थ जो है वो दोनों लेंथ है, तो लेंथ को एक दफा लिखो। इसके बाद मास, ये भी लेंथ है तो एक दफा लिखा हमने, दोबारा नहीं लिखना है। एंड टाइम, एंड टाइम आर इन्वॉल्व इन प्रेशर। लेंथ, मास और टाइम क्या है, बेस क्वांटिटीज है। प्रेशर डिराइव्ड क्वांटिटीज है, यानी कि प्रेशर जो कि
बेस क्वांटिटीज लेंथ, मास एंड टाइम से मिलकर बनी है। फोर्स और प्रेशर दोनों सेम बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी है। तो ये जो है ना सेक्शन बी में भी पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं कि कौन कौन सी क्वांटिटीज सेम बेस क्वांटिटीज से मिलकर बनी है। तो इसका आपने ख्याल रखना है। अब हमारे पास है पावर। नाउ पावर पावर का फार्मूला अप्लाई कीजिएगा आप रफ के अंदर, यही मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। पावर है हमारे पास वर्क अपॉन टाइम, W/T। और ये आप वर्क एनर्जी पावर का जो चैप्टर है, अगला जो 6 चैप्टर है, वहां पे आप पढ़ेंगे। अभी आपने ये नहीं सोचनी कहां से आया। P इज इक्वल टू वर्क का फार्मूला है FD, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को हम वर्क कहते हैं। ये भी अगले आने वाले चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे। फोर्स का देखें, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, फोर्स का मेरे पास फार्मूला आया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम पहले से ही बेस क्वांटिटी के फॉर्म में आया है, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूं। आंसर पावर के अंदर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स का हमारे पास क्या है, ये फार्मूला है। तो मैं सबसे पहले लेंथ है, लेंथ देखो, लेंथ डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, तो एक दफ़ा लिखें आप। इसी तरह मास, देखो मास भी है, फोर्स की जगह क्या होगा, ये वाली ये वैल्यू होगी, तो मास भी है। एंड टाइम एक दफ़ा लिखना है। टाइम भी देखो, यहाँ T², यहाँ T है, तो एक दफ़ा लिखना है। एंड टाइम आर इन्वॉल्व इन पावर। पावर डिराइव क्वांटिटी है जो कि बेस क्वांटिटीज लेंथ, मास एंड टाइम से मिलकर बनी है। लास्ट हमारा है चार्ज। चार्ज के बारे में आप क्लास 10 के अंदर पढ़ेंगे। अच्छा, चार्ज के लिए आपने करंट का फार्मूला अप्लाई करना है। करंट को आई से शो करते हैं, चार्ज को कैपिटल Q या स्मॉल q डिवाइड बाय टाइम। ये आप 10 क्लास के फिजिक्स में पढ़ेंगे। यहां से T को I के साथ लेकर आ जाओ, तो Q इज इक्वल टू IT होगा। यहाँ पर हमने जो बेस क्वांटिटीज, डायरेक्ट क्वांटिटीज हमने पढ़ा है, वहां पर जो है ना करंट का जो यूनिट है वो हमारे पास है एम्पियर है, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो करंट है, करंट बेस क्वांटिटी के टेबल में देखें तो करंट है एंड टाइम, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट है। ये करंट एंड टाइम आर इन्वॉल्व इन चार्ज। चार्ज तो हमारे पास डिराइव क्वांटिटी है। ये जो चार्ज डिराइव क्वांटिटी चार्ज है, बेस क्वांटिटीज करंट और टाइम से मिलकर बना है। नाउ कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1.3, शो दैट द प्रीफिक्स माइक्रो इज 1000 टाइम्स ग्रेटर देन प्रीफिक्स नैनो। हमने प्रूफ करना है जो हमारे पास जो प्रीफिक्स माइक्रो है वो प्रीफिक्स नैनो से 1000 गुना बड़ा है। आंसर हेडिंग हमारे पास है प्रूफ। एज वी नाउ दैट, इसी चैप्टर में हमारे पास प्रीफिक्स का टेबल है, वो आपने याद करना है। वहाँ पे गिवन है नैनो को हम डिनोट करते हैं स्मॉल n से, और इसकी वैल्यू है 10⁻⁹। माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁻6 है, उसको मैं थोड़ी देर के बाद लिखूंगा। इसको करने के 2 मेथड है, तो मैं समझता हूँ ये मेथड आसान है, तो मैं इसी मेथड से कर रहा हूँ। तो n इज इक्वल टू 10⁻⁹ है, तो इस 10⁻⁹ को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻3। देखिए मैंने -9 में से -⁻⁻3 को मैंने अलग कर दिया। बेस सेम है तो मैथमेटिक्स का रूल है, तो पावर ऐड करेंगे तो दोबारा 10⁻⁹ आ जाएगा।
इसको प्रूव करने के लिए मैंने यहाँ से पावर को अलग कर दिया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं आप वेयर 10 की पावर -6 इज इक्वल टू माइक्रो, ये म्यू सिंबल से आप शो करेंगे म्यू से। तो n इज इक्वल टू यहाँ पे माइक्रो रखेंगे, माइक्रो 10 की पावर -3। अच्छा, इसको मैं बाद में लिख सकता हूँ। माइक्रो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 इज इक्वल टू n नैनो। इसको एक दफ़ा लिख दें दोबारा। अब जिसके नीचे कुछ भी ना हो वहाँ पे डिनोमिनेटर 1 होता है, तो यहाँ पे हम नीचे 1 लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए। तो मैं 10 की पावर -3 को इक्वल टू के राइट साइड में n दैट इज नैनो के डिनोमिनेटर में मैं लेकर आऊँगा। तो ये वैल्यूज बनेगी माइक्रो इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 10 की पावर -3। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे तो ये जो पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस बन जाता है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में माइनस है 10 के पावर, तो नोमिनेटर में जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो माइक्रो इज इक्वल टू 10 की पावर +3 n। 10 की पावर +3 को आप क्या लिख सकते हैं 1000। तो यहाँ पे होगा माइक्रो इज इक्वल टू 1000। हेंस प्रूव्ड, हमने प्रूव कर लिया माइक्रो जो है नैनो से 1000 गुना बड़ा है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1.4, स्क्रू गेज कैन गिव मोर प्रिसाइज लेंथ देन वर्नियर क्लिपर्स, ब्रीफली एक्सप्लेन। स्क्रू गेज वर्नियर क्लिपर की निस्बत ज़्यादा करेक्ट लेंथ हमें मेजर करके दे सकता है, इसको हमने ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। स्क्रू गेज जो है वर्नियर क्लिपर की लिहाज से स्मॉलर लेंथ को मेजर कर सकता है, छोटा से छोटा लेंथ मेजर कर सकता है। आप 1 मिलीमीटर के 100 हिस्से करें तो उसमें से एक हिस्से की मेजरमेंट स्क्रू गेज कर सकता है, जबकि वर्नियर क्लिपर नहीं कर सकता। स्क्रू गेज की जो लीस्ट कोण है वो वर्नियर क्लिपर की लीस्ट कोण से छोटा है। जब वो छोटे से छोटा मेजरमेंट कर सकता है तो इसका मतलब ये है कि स्क्रू गेज हमें ज़्यादा करेक्ट लेंथ मेजर करके दे सकता है। स्क्रू गेज का लीस्ट कोण वो छोटा है, इसलिए वो छोटे से छोटे मेजरमेंट कर सकता है। इसलिए स्क्रू गेज से जो मेजरमेंट लेगा वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा एज़ कम्पेयर टू वर्नियर क्लिपर।